भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। बेल्लारी कोप्पल ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. मैं आंजनेयाद्रि तीर्थ श्री विरूपाक्ष मंदिर और श्री विजय विठल देवस्थान को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करता हूं. साथियों, बेल्लारी की ये धरती विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि की गवाह है. इसलिए यहां के लोग विकसित भारत, विकसित कर्नाटका के संकल्प के साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं. इस चुनाव में मुझे देश के अनेक स्थानों पर जाने का अवसर मिला है. अभूतपूर्व जन समर्थन, अभूतपूर्व आशीर्वाद, और जहां भी गया हूं चारों तरफ आत्मविश्वास के साथ, पूरे संकल्प के साथ देश की जनता ने हमें आशीर्वाद देना तय कर दिया है. और पूरा देश एक स्वर से कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार. भाइयों और बहनों, आज जब भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है तो कुछ देशों को, कुछ संस्थाओं को ये पसंद नहीं आता है. बहुत से लोग हैं वो यही चाहते हैं कि भारत कमजोर हो, सरकार कमजोर हो, तो फिर खुद को जो फायदा उठाना है वो बड़ी आसानी से उठा सकते हैं. ऐसी कमजोर सरकार में ये लोग अपने हिसाब से जो भी काम निकलवाना होता है बेधड़क, बिना झिझक निकाल देते हैं. और कांग्रेस को भी इससे करप्शन की खुली छूट रहती थी. इसलिए तुम भी कमाओ, मैं भी कमाऊं, तुम भी मालामाल, मैं भी मालामाल, यही खेल उनका चलता रहता था. लेकिन भाजपा की मजबूत सरकार ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई है. उनकी चिंता ये है कि ऐसी सरकार है जो झुकती नहीं है, ये ऐसी सरकार है
जिसको कोई ताकत झुका नहीं सकता है। और आप में से जो लोग दिल्ली की लुटियन की दुनिया से परिचित हो, उनको पता होगा कि 2014 के पहले दिल्ली की राजनीति के गलियारों में दलालों का जोर रहता था। होटलों के कमरे सालों साल के लिए दलालों के नाम पर बुक रहते थे और दलाली से ही दिल्ली में सारे काम करवा लिए जाते थे। ये 2014 से जब से आपने मुझे बैठाया है, ये सारे गलियारों में भी स्वच्छता अभियान हो गया है। ये सारे दलाल दिल्ली छोड़कर राज्यों में दुकानें खोज रहे हैं। मैं कांग्रेस और उसके साथियों को साफ साफ कहना चाहता हूं, आप लोग चाहे जितना जोर लगा लीजिए, भारत विकसित होके रहेगा। हमारा कर्नाटका विकसित होके रहेगा। ये कांग्रेस की तुकड़मबाजी नहीं चलेगी। साथियों, कल्याण कर्नाटका के विकास को बीजेपी अपनी जिम्मेदारी मानती है। केंद्र सरकार ने 10 वर्षों में इस क्षेत्र के विकास के लिए थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीस की योजनाओं को लागू किया है। बीदर, कलबुर्गी, बीजापुर, ये रोड का काम हो, बेलगावी, हुंगुंद रायचूर एक्सप्रेस वे हो, मुनिराबाद, गिणीगेरा रायचूर और गदवाल रायचूर रेलवे लाइन हो, या गदाग बड़ी रेलवे लाइन हो, आज आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से इस क्षेत्र की तस्वीर बदल रही है। साथियों, कनेक्टिविटी और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने कल्याण कर्नाटका के लिए भविष्य की मजबूत नींव तैयार की है। हमारे बेल्लारी में जींस इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर से जुड़ी तमाम संभावनाएं मौजूद है। इनके विस्तार से युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे। हमारी सरकार पीएलआई स्कीम्स और पीएम मित्र पार्क के जरिए टेक्सटाइल सेक्टर को भी बढ़ावा दे रही है। पीएम मित्र पार्क स्कीम में थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीस के निवेश का अनुमान है। इससे यहां अनेकों नए रोजगार सृजन होगा। हमारा प्रयास है कि बेल्लारी की जींस मेड इन इंडिया की पहचान बने। पीएलआई स्कीम से यहां के स्टील उद्योग को भी
मजबूती मिली है। साथियों, बीजेपी के प्रयासों से कोप्पल का टॉय क्लस्टर भी अब दुनिया में छाने जा रहा है। कोप्पल की टॉय इंडस्ट्री में हजारों करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है, जिससे यहां रोजगार के अनेक नए मौके बन रहे हैं। आप हैरान हो जाएंगे भाइयों, भारत जैसा देश, हमारे यहां हस्तशिल्प में लोग माहिर, हमारे खिलौने, हमारी बहुत बड़ी विरासत, लेकिन भारत लाखों करोड़ों रुपया का खिलौने, टॉयज इंपोर्ट करता था। और जब मैंने खिलौने अब इंपोर्ट नहीं होंगे, अब हिंदुस्तान के खिलौने दुनिया में जाएंगे, इसके लिए एक के बाद एक कदम उठाए, तो ये कांग्रेस वाले मेरी मजाक उड़ाते थे कि देश का इतना बड़ा प्रधानमंत्री ये खिलौने खिलौने करता रहता है। लेकिन आज दुनिया के देशों में भारत के खिलौने एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया, और जो इंपोर्ट हो रहा था उसमें बहुत तेजी से गिरावट आ रही है। बीजेपी का वोकल फॉर लोकल का मंत्र यहां के खिलौनों के लिए नया मार्केट बन रहा है, ग्लोबल मार्केट बन रहा है। साथियों, बीजेपी ने कर्नाटका में विकास की फसल लगाई, कांग्रेस उसे तबाह करने के लिए काम कर रही है। कांग्रेस का एजेंडा है खुद कोई काम करना नहीं, और बीजेपी ने जो काम किए हैं उन कामों को जहां है वहां अटका देना, रोक देना। हमने कर्नाटका में इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, लेकिन कांग्रेस ने आते ही राज्य में बिजली का संकट पैदा कर दिया था। आप भी जानते हैं कि बिजली नहीं होगी तो इंडस्ट्री अपने आप ठप हो जाएगी। इस संकट का बुरा प्रभाव कर्नाटका की इंडस्ट्रीज पर पड़ा। साथियों, यहां कर्नाटका में एक तरफ किसान पानी की किल्लत से परेशान है, दूसरी तरफ कांग्रेस ने किसानों के हक का पैसा भी मार लिया है। जब कर्नाटका में बीजेपी की सरकार थी तो किसान सम्मान निधि के साथ किसानों को 4,000 रुपीज कर्नाटका गवर्नमेंट की तरफ से एक्स्ट्रा मिलते थे। लेकिन कांग्रेस की सरकार आने के बाद किसानों को मिलने वाली ये मदद बंद कर दी गई। साथियों, कर्नाटका कांग्रेस सरकार ने अपीजमेंट पॉलिटिक्स के आगे घुटने टेक दिए हैं। यहां ऐसे माइंडसेट को बढ़ावा दिया जा रहा है जो कर्नाटका के लिए, देश के लिए खतरनाक है। क्राइम को, टेरर को वोट बैंक के तराजू से नहीं तोला जा सकता, वोट बैंक के नजरिए से नहीं देखा जा सकता। लेकिन कांग्रेस वोट बैंक की अपनी सोच से बाहर निकलने के लिए कुछ भी सीखने को तैयार नहीं है। अब पीएफआई पूरा देश जानता है, बच्चा बच्चा जानता है कि एक खतरनाक संगठन है।
इस खतरनाक संगठन ने देश को तबाह करने की बहुत बड़ी साजिश रची हुई है और उसके एक एक कारनामे जब सरकार के सामने आए तो हमने हिम्मत के साथ फैसला कर लिया, जो भी होगा मुकाबला कर लेंगे, लेकिन पीएफआई को हिंदुस्तान में पनपने नहीं देंगे। पीएफआई को अपनी मनमानी नहीं करने देंगे। पीएफआई को निर्दोषों का कत्ल नहीं करने देंगे। पीएफआई को लोगों को शस्त्रों की ट्रेनिंग देने के कुकृत्य से वो नहीं करने देंगे। और इसके लिए मोदी सरकार ने बहुत बड़ी हिम्मत करके पीएफआई पर प्रतिबंध लगा दिया। पीएफआई के जो बड़े बड़े तीसमारखां थे वह जेलों में सड़ रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, देश के लिए इतनी खतरनाक पीएफआई वो आज कांग्रेस के लिए लाइफलाइन बन गई है। कांग्रेस उनके प्रति हमदर्दी रख करके उनके लोगों से लाभ उठाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के ऐसे रवैये के कारण बेंगलुरु के कैफे में बम ब्लास्ट करने की हिम्मत हुई। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि कांग्रेस के राज में हमारी बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। हुबली के कॉलेज में सरेआम एक नौजवान बेटी को चाकू के एक के बाद एक वार कर करके मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की प्रवृत्ति करने वालों के लिए डर का नामो निशान नहीं रहा है। उल्टा जिनकी बेटी मारी गई वो पूरा परिवार बेचारा चिंता में जी रहा है। और यह कांग्रेस की नीतियों का परिणाम है। जब कैफे में बम ब्लास्ट हुआ तो उन्होंने पहला क्या बयान दिया कि तो गैस सिलेंडर फटा है। अब ये सिलेंडर फटा है कि इनका दिमाग फटा है? बाद में क्या बयान दिया कि नहीं, गैस सिलेंडर तो नहीं फटा, लेकिन ये बिजनेस राइवलरी थी, इसलिए दूसरे बिजनेस वाले ने कंपटीशन में किया है। और जब एनआईए के पास मामला आया और जब जांच शुरू हुई तो इसके पीछे खतरनाक साजिश ध्यान में आई। बंगाल में जाकर के लोग पकड़े गए। क्या मेरे भाइयों बहनों, क्या कर्नाटका को बम बंदूक के साए में जीने के लिए मजबूर करना हमें मंजूर है क्या? ये बम धमाके हमें मंजूर है क्या? और सोई हुई सरकार हमें मंजूर है क्या? क्या निर्दोषों को मरने देंगे क्या? नेहा को, उस बेटी का क्या गुनाह था? और उसके पिता तो कांग्रेस के कार्यकर्ता है। फिर भी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सरकार, साथियों, ऐसी सरकार
वोट बैंक की भूखी सरकार आपकी रक्षा नहीं कर सकती है। साथियों, मैं आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं। आज मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। मेरे लिए नहीं, देश की नेहा जैसी करोड़ों बेटियों की जीवन की रक्षा के लिए आया। मैं आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं, सत्ता में बैठ करके मौज करने के लिए नहीं। ये बम धमाकों की सोच वाले लोगों का दिमाग ठिकाने लगाने के लिए मैं मांगता हूं। जरा 2014 के पहले के दिन याद कीजिए। 2014 के पहले का समय याद कीजिए। आए दिन बम धमाके होते थे कि नहीं होते थे? बेंगलुरु में बम धमाके होते थे कि नहीं होते थे? मंगलुरु में बम धमाके होते थे कि नहीं होते थे? कोयम्बतूर में बम धमाके होते थे कि नहीं होते थे? अयोध्या में बम धमाके होते थे कि नहीं होते थे? दिल्ली में उनकी नाक के नीचे बम धमाके होते थे कि नहीं होते थे? 2014 के बाद ये बंद हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? भाइयों बहनों, अगर देश की जनता की सुरक्षा की जिम्मेवारी आपके जहन में है तो अच्छे अच्छे बम बंदूक भी ठिकाने लग जाते हैं, और आज लग गए हैं। और मेरे साथियों, ये मोदी है। जो लोग जो पड़ोस में से आतंकवाद एक्सपोर्ट करते थे, जो पड़ोस में से आतंकवाद एक्सपोर्ट करते थे, आज वो आटा इंपोर्ट करने के लिए लाले पड़ रहे हैं, लाले पड़ रहे हैं। एक जमाना था ये आतंकवादी आकर के हमारे वीर जवानों के सर काट करके ले जाते थे, और आज ये मोदी है, घर में घुस करके मारता है। साथियों, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ये बम धमाकों वालों के बुरे दिन आए किसके कारण? किसके कारण? ये बम धमाके बंद हुए किसके कारण? ये आतंकवादी कांपने लगे किसके कारण? ये आतंकवादी भागने लगे किसके कारण? आपका जवाब गलत है। ये मोदी के कारण नहीं,
ये जो परिवर्तन आया है वो आपके वोट की ताकत से आया है। अगर आपका वोट न होता, अगर आपके आशीर्वाद न होते, दिल्ली में मजबूत सरकार न होती, तो आज भी बम धमाके होते रहते, निर्दोष लोग मरते रहते। भाइयों बहनों, मेरे लिए 140 करोड़ देशवासी, 140 करोड़ देशवासी ये मेरा परिवार है। मैं बिना रुके, बिना थके दिन रात दौड़ता हूं, सिर्फ और सिर्फ 140 करोड़ मेरे परिवारजनों के लिए। साथियों, अगर नाम कमाना हो तो मोदी प्रधानमंत्री एक बार बन चुका, इतिहास में नाम दर्ज हो चुका, और कोई भी होता तो प्रधानमंत्री पद की मौज लेता होगा, लेकिन ये मजदूर मोदी है, कामदार मोदी है। जीवन की आखिरी सांस तक सिर्फ और सिर्फ आपके लिए जीऊंगा। साथियों, ये आपका जो प्यार है ना, आपका ये जो आशीर्वाद है, इससे बड़ा जीवन का भाग्य क्या हो सकता है जी। ये पद और प्रतिष्ठा इस प्यार के आगे कुछ नहीं है। साथियों, अभी कुछ समय पहले अयोध्या में 500 साल के बाद 500 साल के बाद 500 साल में कितनी पीढ़ियां बीत गई। 500 साल में
लाखों लोग प्रभु राम के मंदिर के लिए शहीद हो गए। मेरे और आपके पूर्वजों ने प्रभु राम मंदिर का सम्मान वापस लौटाने के लिए शहादत मोल ली। आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, 15 अगस्त देश आजाद होने के दूसरे दिन प्रभु राम का मंदिर बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए था? क्या प्रभु राम का इतना हक था कि नहीं था? गुलामी की जंजीरें टूटी, लेकिन हमारे राम लला को घर नहीं मिला। अदालतों में जंग चलते रहे। आप मुझे बताइए, 500 साल के बाद जो सपना हमारे पूर्वजों ने संजोया था, जो सपना आपने संजोया था, वो सपना आपकी आंखों के सामने पूरा हुआ कि नहीं हुआ? आपकी इच्छा पूरी हुई कि नहीं हुई? आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? क्यों? किसके कारण? किसके कारण? फिर कहता हूं, ये मोदी के कारण नहीं, आपके वोट के कारण हुआ है, क्योंकि आपने आपके मन में जो भी अभी राम मंदिर दर्शन नहीं करने गए, आपके मन में इच्छा है कि नहीं राम मंदिर के दर्शन करने की? जरा हाथ ऊपर करो, इच्छा है कि नहीं है? सबकी इच्छा है ना? आपके मन में होता है कि माता पिता को लेकर राम मंदिर के दर्शन जाएंगे? आप उसको अपना सौभाग्य मानते हैं ना? आप इसको अपना गर्व मानते हैं ना? लेकिन देखिए, जब प्रभु राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी और राम मंदिर ट्रस्ट वाले ये कांग्रेस के नेताओं के घर गए, ये इंडी अलायंस के उनके लोगों के घर गए, उनको जाकर के निमंत्रण दिया कि प्रभु राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ अवसर है, आप आइए। इन्होंने क्या किया? राम लला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के इस पवित्र कार्यक्रम का पवित्र निमंत्रण इन्होंने ठुकरा दिया। आप मुझे बताइए, जिन्होंने राम लला के निमंत्रण को ठुकरा दिया, उनको आप ठुकराएंगे कि नहीं ठुकराएंगे? ठुकराना चाहिए कि नहीं ठुकराना चाहिए? भाइयों बहनों, ये प्रभु श्री राम का तो अपमान है ही है। 500 साल के संघर्ष का अपमान है। 500 साल की लक्षावधि लोगों की शहादत का अपमान है। ये कांग्रेस वालों को ये हनुमान जी की धरती कभी माफ कर सकती है क्या?
और साथियों, इतना बड़ा देश, मुझे जरा बताइए, इतना बड़ा देश, कोई डरपोक नेता इतने बड़े देश को चला सकता है क्या? देश चलाने के लिए मजबूत नेता चाहिए कि नहीं चाहिए? ये कैसे लोग हैं? उनको तो लगता था कि राम मंदिर बनेगा, देश में आग लग जाएगी। मुझे बताइए भाई, आग लगी क्या कहीं? आग लगी क्या? आग नहीं लगी, उन लोगों को मिर्ची लगी। $370, ये लोग 370 कोई ऐसी जादुई चिराग है जैसे बड़े सोने के डिब्बे में ऐसे रोज पूजा पाठ में रखे हुए बैठे थे और देश को डरा रहे थे। 370 को हाथ लगाया तो देश टूट जाएगा, खून की नदियां बहेगी, ऐसा कहते थे कि नहीं कहते थे? 370 हटा कि नहीं हटा? हटा कि नहीं हटा? कश्मीर में शान से तिरंगा फहर रहा है कि नहीं फहर रहा है? साथियों, मुझे याद है, मैं 91-92 में कन्याकुमारी से तिरंगा झंडा लेकर के निकला था। श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा झंडा फहराना था। उस समय श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगे झंडे को जलाया जाता था। तिरंगे झंडे को जूतों तले उसको घसीटा जाता था, रौंद दिया जाता था। और मुझे याद है, यहां रायचूर के लोग होंगे तो उनको मैं बताना चाहता हूं, ये करीब 30-35 साल पहले की बात है। हम जब यात्रा लेकर के चले तो हम रायचूर जब पहुंचे तो रात के 3 बज गए थे। रात को 3 बजे, और हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भाई यार, रात को 3 बज गए, रायचूर में कौन होगा, अब जाकर के हम सो जाएंगे। लेकिन हम हैरान थे, रात को 3 बजे पूरा रायचूर सड़कों पर था। और मैंने आज से 35 साल पहले रायचूर के लोगों का जो प्यार देखा था ना, जो उत्साह देखा था, जो ताकत मिली थी, जब प्रधानमंत्री बना तो 370 हटा के रहा। और आज दुनिया भर के लोग कश्मीर जा रहे हैं। हिस्ट्री में इतने टूरिस्ट नहीं गए थे, इतने आज कश्मीर जा रहे हैं। और ये कांग्रेस वाले संविधान के नाम पर रोटियां सेकने निकले, SC/ST के नाम पर रोटियां सेकने निकले। इन्होंने बाबा साहब आंबेडकर के संविधान को कश्मीर की धरती पर लागू नहीं होने दिया था। कश्मीर का संविधान अलग था। बाबा साहब आंबेडकर का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? भारत के संविधान का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? SC/ST कम्युनिटी को जम्मू कश्मीर में आरक्षण 70 साल तक नहीं मिला। 370 ने अटका के रखा था, संविधान वहां घुस नहीं सकता था। ये बाबा साहब आंबेडकर को मैंने श्रद्धांजलि दी है, मैंने संविधान का सम्मान किया है, और 370 हटा करके जम्मू कश्मीर के दलितों को आरक्षण का अधिकार दिया है। भाइयों बहनों, कांग्रेस हमेशा SC/ST, OBC और महिला विरोधी रही है। बीजेपी ने देश में पहली बार एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद के लिए आगे बढ़ाया।
लेकिन आदिवासी महिला को चुनाव हराने के लिए ये इंडिया अलायंस ने पूरी ताकत लगा दी, पूरी ताकत लगा दी। और इसके पहले 2014 में जब हम जीत के आए और हमें जब पहली बार राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जीतने की संभावना लगी, तो हमने एक दलित मां के बेटे रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति पद के लिए हमने उम्मीदवार बनाया। उसको हराने के लिए पीछे लग गए लोग, यानी दलित राष्ट्रपति बने, ये कांग्रेस को मंजूर नहीं। महिला राष्ट्रपति बने, आदिवासी महिला राष्ट्रपति बने, उसका भी विरोध। कांग्रेस देश के संविधान की कभी परवाह नहीं करती। कांग्रेस सरकार ने बाबा साहब आंबेडकर के संविधान के खिलाफ जाकर ओबीसी आरक्षण में लूट चलाई है, ओबीसी आरक्षण में सेंधमारी की है। कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण को धर्म के नाम पर बांट दिया है। अब यही आरक्षण विरोधी एजेंडा ये पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। साथियों, कांग्रेस का भ्रष्टाचारी पंजा अब आपकी संपत्ति हड़पना चाहता है। ये मैं खबर आपको चौंकाने वाली खबर देना चाहता हूं, बताऊं? ध्यान से सुनोगे? ये बहुत बड़े खतरे की घंटी है। अब कांग्रेस सरकार ने उनके फिलोसोफर एंड गाइड ने अमेरिका से घोषणा की है। 2011-12 में उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने इच्छा जाहिर की थी और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा है कि वो देश की जो भी लोगों की संपत्ति है उसका हिसाब किताब करेंगे, एक्सरे लगाएंगे, एक्सरे। आपके लॉकर में क्या पड़ा है, हमारे पास गहने कितने हैं, सोना कितना है, हिसाब लगाएंगे और फिर एक कानून लाने वाले हैं। आप मुझे बताइए, हमारे देश में हम लोग जो है परिवार में कोई भी माँ बाप होंगे, वो मेहनत करके कुछ न कुछ बचाते हैं कि नहीं बचाते? बचाते हैं कि नहीं बचाते? जो भी उनकी ताकत होगी कुछ न कुछ बचाते रह गए, नहीं बचाते? और उनके मन में क्या रहता है? उनके मन में रहता है कि मरने के बाद ये बच्चों के काम आएगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? वो अपने संतानों को देख करके जाना चाहते हैं ना। अब ये कांग्रेस की नजर उस पर है। आपने मेहनत करके जो कमाया, घर बनाया, गाड़ी ली, कुछ सोना ला करके रखा, कुछ एफडी बना करके रखी, पाई पाई बचा करके कुछ इकट्ठा किया, क्यों? कि मरने के बाद बच्चों को तकलीफ ना हो। अब कांग्रेस मरने के बाद आपको आपकी संपत्ति आपके बच्चों को नहीं देने देगी। कांग्रेस ने इनहेरिटेंस टैक्स की बात कही है, मतलब आपके पास जो है उसमें से आधे से ज्यादा 55%, 55% ये कांग्रेस की गठबंधन की सरकार दिल्ली में बैठेगी तो वो उसको हड़प कर लेगी और लेकर के अपनी वोट बैंक के लोगों को बांट देगी। आप बताइए, आपने अपने बच्चों के लिए जो इकट्ठा किया है वो सरकार को हड़पने देंगे क्या? लेने देंगे क्या? या आपकी संपत्ति आपके पास रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए? मुझे बताइए, ये आपकी रक्षा कौन करेगा? कौन करेगा? ये आपकी लूट को कौन बचाएगा? मैं आपको गारंटी देता हूं, ये मोदी बचाएगा। और इसलिए मोदी अपने लिए नहीं, आपके लिए आपसे आशीर्वाद मांगने आया है।
ये भ्रष्टाचारी देश के संसाधनों के बाद अब देशवासियों की पर्सनल प्रॉपर्टी तक हड़पना चाहते हैं। साथियों, बेलारी और बीजेपी का तो विकास और विश्वास का रिश्ता रहा है। बेलारी ने बीजेपी का विकास भी देखा है, विश्वास भी देखा है और कांग्रेस का विश्वासघात भी देखा है। हम सबकी लोकप्रिय नेता स्वर्गीय सुषमा स्वराज ने यहां से चुनाव लड़ा था। उन्होंने बेलारी से कांग्रेस के परिवारवाद को चुनौती दी थी। हार के बावजूद सुषमा जी लगातार बेलारी के साथ अपना नाता जोड़ के रखा। बेलारी के सुख दुख के साथ वो हमेशा जुड़ी रही। बहन सुषमा जी बाद में भी बेलारी आती थी, यहां के लोगों से मिलती थी, लेकिन कांग्रेस की मुखिया मैडम जिन्हें बेलारी ने चुनाव जितवाया, उन्होंने कभी बेलारी की परवाह नहीं की। भाइयों बहनों, आपके साथ दगा किया, धोखा किया आपके साथ। अब तो हाल ये है, कांग्रेस के नेताओं का, मैंने पार्लियामेंट में कहा था, इस चुनाव में ये कांग्रेस के नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे। तो ये हंस रहे थे। मैंने कहा आपके बड़े बड़े नेता लोकसभा का चुनाव से भाग जाएंगे और राज्यसभा में घुस जाएंगे, और ऐसा ही हुआ। जिस सीट पर ये लोग अपना खानदानी हक समझते थे, उसे भी छोड़ करके भागना पड़ा इनको। साथियों, झूठ बोलना, अफवाह फैलाना, धोखा देना, ये कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड है। कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली कई पीढ़ियों से गरीबी हटाओ का नारा देती आई। आज भी कांग्रेस के साहजादे वही नारा देते घूमते फिरते हैं। इसी तरह कांग्रेस के साहजादे ने बेलारी की जींस इंडस्ट्री को सरकार बनने के 1 महीने के भीतर पैकेज देने का वादा किया था। वादा किया था कि नहीं किया था? अभी फिर साहजादे यहां आए, फिर से वही झूठा वादा दोहरा करके चले गए। साथियों, 7 मई को आपका एक एक वोट कांग्रेस के गलत मंसूबों को कामयाब होने से रोकेगा। अब जेडीएस भी हमारे साथ है और हमारा अलायंस किसानों और युवाओं के लिए काम करेगा। आपका वोट भारत के विकास अभियान को ताकत देगा। यहां बेलारी से मेरे बहुत पुराने साथी बी श्री रामुलु जी और कोपल से बसवराज क्यावातर को आप विजयी बनाइए, और आप जब कमल के निशान पर बटन दबाएंगे ना, आप जब कमल के निशान पर बटन दबाएंगे 7 मई को, तो आपका वोट सीधा सीधा मोदी को जाएगा। मोदी को मजबूती मिलेगी, और मोदी का मजबूत होना मतलब आपके सपनों को साकार करना। मोदी का मजबूत होना मतलब मेरा भारत मेरा परिवार। मेरा आपसे अनुरोध है, इन्हें बड़ी जीत दिलाने के लिए गर्मी कितनी क्यों न हो, अधिक से अधिक मतदान करेंगे। मतदान के पुराने रिकॉर्ड तोड़ेंगे। आपका एक वोट मोदी को मजबूत करेगा, और मजबूत मोदी सुरक्षित भारत की गारंटी है। मजबूत मोदी विकसित भारत की गारंटी है। मजबूत मोदी विकसित कर्नाटका की गारंटी है। अच्छा, मेरा एक काम करोगे? मेरा एक पर्सनल काम करोगे? ऐसा नहीं सब बताऊंगा तो बोलूंगा। मेरा एक पर्सनल काम करोगे? पक्का करोगे? अच्छा, एक काम करो, अपना मोबाइल फोन बाहर निकाल के उसकी फ्लैश लाइट चालू करो। पहले अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू करो। सबके सब मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू करिए। सबके सबकी मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू हो। अच्छा, मेरी बात सुनिए। मेरा एक काम करना है, मैं बताऊं। भारत माता की,
मेरा काम सुनिए। मेरा एक काम, मेरा पर्सनल काम है, करोगे? मेरा पर्सनल काम करोगे? आप ज्यादा से ज्यादा परिवार में जाइए, लोगों से मिलिए और उनको बताइए अपने मोदी जी अपने बेल्लारी क्षेत्र में आए थे और मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है। मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे, घर घर मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे, हर परिवार को मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।